नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। यूपी बीजेपी की आज से बड़ी बैठक है। 5 अगस्त तक ये बैठक चलेगी। तो यूपी बीजेपी में बैठकों का दौर और महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी हो सकते हैं शामिल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल इस बैठक को लेंगे। जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। चुनाव को लेकर दी जा सकती है कई बड़ी जिम्मेदारियां। तो आज से उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। 5 अगस्त तक ये बैठकें होंगी। तो मिशन 24 की तैयारी में बीजेपी है और इसे लेकर किसकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली है वो तय की जाएगी। तो इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी हर कील कांटे को दुरुस्त करने में लगी हुई है। हर कड़ी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी को देखते हुए ये बड़ी बैठक, जिसमें महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी पहुंचने की उम्मीद है और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री इस बैठक को लेंगे। जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव को लेकर दी जा सकती है कई जिम्मेदारियां। तो 1 साल से भी कम का वक्त है और उससे पहले लगातार बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में और जनता के बीच किस तरह से पहुंचा जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, इसके प्रयास में जुट गई है। तो मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। बैठकों का दौर आज से शुरू हो रहा है। 5 अगस्त तक ये बैठक चलेगी। प्रदेश स्तर पर यह बैठक होने जा रही है, जहां पर किस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम जिले, तमाम क्षेत्र को मजबूत किया जाए, इसके साथ ही किसकी क्या भूमिका रहने वाली है, क्या जिम्मेदारी रहने वाली है, इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व बैंक ने योगी सरकार की सराहना की है। योगी सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की। विश्व बैंक का 20 सदस्यीय दल सीएम से मिला। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, इसका जिक्र किया विश्व बैंक ने। उत्तर प्रदेश का प्रयास सराहनीय है। पीएम के विजन से यूपी का ट्रांसफॉर्मर। तो 6 साल में यूपी में बड़ा बदलाव हुआ। यूपी की एमएसएमई यूनिट से एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूपी एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारेंगे। यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आया, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, उत्तर प्रदेश को जिस तरह से अगर पहले देखा जाए तो विकास की राह बहुत दूर थी और कहीं ना कहीं बीमारू राज्य कहा जाता था, और इसी परिदृश्य को चेंज करते हुए उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन बदल रहा है और इसका जिक्र विश्व बैंक ने भी किया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में जो कुछ काम हुआ वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई देता है। कुछ एक काम है जिनको लेकर के चर्चाएं जनता के बीच हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, दोनों तरह से हो रही है। बात करें इंडस्ट्री को लगाने की, यहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ करने की, उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को बखूबी पता है किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी अगर ग्रोथ करेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ के तमाम रास्ते खुलेंगे, चाहे रोजगार का रास्ता हो या फिर तमाम अन्य रास्ते हो। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार काम करें। 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो प्रस्ताव है, वो इस समय 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव इस समय धरातल में उतारने के लिए तैयार है। वही दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक की कल एक यूनिट लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ में उसने तमाम जो है जगहों का दीदार किया था, जो पुरानी हमारी धरोहरें थे उनको देखा था। उसके बाद स्मार्ट सिटी का जो कार्यालय है वहां पहुंची थी। निश्चित तौर पर इस दौरान जो वर्ल्ड बैंक की टीम है उसने लखनवी खान पान का भी जायका लिया था। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से इसके बाद मुलाकात हुई और उस दौरान वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम हो रहे हैं वो उनकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। ये पहला मौका नहीं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुखिया की, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। इससे पहले भी देखा गया कोरोना काल के समय, जिस समय पूरा देश, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था, उस समय पूरा देश, भारत हो चाहे कार के मुखिया, साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी उद्यमी अगर अपना उद्योग लगाना चाहता
चाहता है तो जो भी कानूनी तरीके से उसकी मदद हो सकती है वो करनी चाहिए। अभी हाल ही में देखा गया उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद तमाम जो व्यवसायी आए थे जो उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा था चाहे उनकी ज़मीनों की रीड हो, चाहे उनको ज़मीनें देना हो या फिर तमाम अन्य तरह के कागजाती कार्रवाई हो, उनमें जल्द से जल्द की जाए। अभी हाल ही में देखा गया था एक व्यापारी थे, वो अपना उत्तर प्रदेश में व्यापार करना चाहते थे और कहीं ना कहीं सरकारी महकमे के कुछ कर्मचारी उसमें अड़ंगा ला रहे थे, जमीन एनओसी नहीं दे रहे थे। उसके बाद सख्त कार्रवाइयां हुई थी, उस जो जिम्मेदार अधिकारी था उसको सस्पेंड किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आए वो ये एक बार जरूर सोचे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बदलाव पिछले 6 सालों में हुआ। कानून व्यवस्था का मुद्दा अगर मानिए तो कानून व्यवस्था का मुद्दा आज दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं, राज्य हैं, वो अपना रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपसे, यहाँ की सरकार से कहा था, अगर आपसे जो है काम नहीं हो रहा है, आपसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया से जो है बुलडोजर उद्धार किराए पर लीजिए। इससे पहले भी देखा गया उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन जगहों पर भी कोई उपद्रव होता था तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश का तरीका है कानून व्यवस्था निपटने का उसको ही अपनाया जा रहा था। खुले मन से शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अब हम भी उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे कार्रवाई करते हैं उपद्रवियों पर वैसे ही करेंगे। अभी देखा गया कि हरियाणा में किस तरीके से इस समय माहौल खराब है, उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खूब मीम्स वायरल हो रहे हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां कमान दीजिए, अगले एक सप्ताह के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से काम किया पिछले 6 सालों में उसकी सराहना वर्ल्ड बैंक ने भी की। इससे पहले भी कई ऐसी विश्वस्तरीय संस्थाएं रही जिन्होंने भी इस काम की सराहना की। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया किस तरह से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी की राजस्व विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने तहसीलदार कोर्ट की आवृत्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व संबंधी विवादों पर तुरंत निस्तारण हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। तो सभी अधिकारी घरौनी के वितरण में तेजी लाए, लेखपाल कानूनगो की कार्य पद्धति को संबंधित करें, वहीं चकबंदी की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करें, वज्रपात की चेतावनी के लिए सूचना प्रणाली विकसित करें, आईआईटी कानपुर के सहयोग से सूचना प्रणाली करें विकसित, चकबंदी विकास के विभाग के लेखपालों को राजस्व विभाग से समायोजित किया जाए। तो राजस्व विभाग के साथ सीएम योगी की यह समीक्षा बैठक और इस दौरान तमाम दिशा निर्देश दिया। तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से सूचना प्रणाली विकसित की जाए, इसका निर्देश दिया। बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब देगी सपा, सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाएगी समाजवादी पार्टी। जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, सजाती नेताओं को मदद से चलेगा जातिवार चौपाल अभियान। तो अखिलेश यादव ने जिलों में पदाधिकारियों को जारी कर दिए निर्देश। तो बीजेपी के टिफिन अभियान का जवाब में समाजवादी पार्टी चौपाल लगाते हुए नजर आने वाली है। जातिवार ये चौपाल लगाया जाएगा। तो बीजेपी के टिफिन अभियान जो कि लगातार बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है और इसकी काट में सभी जिलों में जातिवार चौपाल लगाने की तैयारी में अब समाजवादी पार्टी आ चुकी है। जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है। तो सजाती नेताओं की मदद से चलेगा जातिवार चौपाल अभियान। अखिलेश यादव ने जिलों में पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। खबर प्रयागराज से है, जहां ज्ञानवापी एसआई सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। आज ज्ञानवापी मस्जिद पर आएगा फैसला। आज दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला आएगा। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की है याचिका। वाराणसी जिला जज के फैसले को दी है चुनौती। तो वाराणसी जिला जज ने एसआई सर्वे को दिया है आदेश। तो ज्ञानवापी सर्वे को लेकर लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां जिला जज के फैसले को चुनौती देते हुए
एएसआई सर्वे को रोका गया था और अब हाईकोर्ट पे इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। लेकिन अब देखिए, आज बड़ा दिन, ये बड़ा फैसला आने वाला है कि आखिर एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई हैं, एएसआई सर्वे को लेकर भी और एएसआई सर्वे ना होने को लेकर भी। तो एएसआई सर्वे की टीम के द्वारा भी अपनी दलीलें रखी गई कि बिना किसी नुकसान के ये सर्वे किया जाएगा। तो वही लगातार इंतजामिया कमेटी का कहना है कि जो सर्वे किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ढांचे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है और इससे कहीं ना कहीं ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। बीजेपी के सांसद रक्षाबंधन से पहले राखी का त्योहार मनाएंगे, लेकिन बीजेपी नेताओं की ये राखी खास होगी क्योंकि इसे मुस्लिम बहनें बांधेंगी। पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का ये बीजेपी का मेगा प्लान है, जो अगर कामयाब हुआ तो विपक्षी एकता की हवा निकलनी भी तय है। सवाल उठता है कि बीजेपी के इस नए दांव पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी और क्या ये दांव बीजेपी के लिए 24 के चुनाव का ट्रम्प कार्ड साबित होगा। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी का बड़ा दांव। राखी के जरिए मुस्लिम बहनों का भरोसा जीतने की कोशिश। मोदी ने चला 2024 के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश में अभी काफी तीर बाकी हैं। विपक्ष के नेता चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन ये बड़ा सच है कि पीएम मोदी और शाह की जोड़ी का जवाब नहीं। अभी विपक्ष एक मुद्दे पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता कि बीजेपी दूसरा ऐसा मुद्दा और रणनीतिक दांव खेल लेती है जिसका जवाब विपक्ष के पास नहीं होता। ताजा दांव पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर है। एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के लिए खास निर्देश जारी किया। बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के एनडीए सांसद मौजूद थे। मोदी ने निर्देश दिया कि मुस्लिम महिलाओं के बीच 3 तलाक कानून पर चर्चा की जाए। मुस्लिम बहनों के साथ सभी सांसद राखी का त्योहार मनाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के लिए बीजेपी अब अछूत पार्टी नहीं रही। बीते कुछ चुनावों और उपचुनावों के परिणाम ये स्पष्ट करते हैं। खासकर 2019 में 3 तलाक कानून आने के बाद बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं के वोट भर भर कर मिले हैं। इसका नतीजा रहा कि इस बार के निकाय चुनावों में नगर निगमों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इनमें शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ ऐसे नगर निगम रहे जहां मुस्लिम समाज की आबादी 25 से 40% तक है। रामपुर, आजमगढ़ लोकसभा और स्वार विधानसभा सीट पर भी एनडीए प्रत्याशी जीते। इन सीटों पर भी मुस्लिम आबादी 25 से 40% तक है। साफ है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत से बीजेपी गदगद है। इसलिए खास रणनीति के तहत अब मुस्लिम समाज में पार्टी के प्रति भरोसा पैदा करने की मुहिम में जुट गई है। ताजा राखी अभियान भी इसी मुहिम की कड़ी है। समझना मुश्किल नहीं है कि अगर बीजेपी का ये दांव कामयाब हो गया तो न केवल तुष्टीकरण की सियासत को बड़ा झटका लगेगा, बल्कि विपक्षी एकता का गुब्बारा भी फूटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चौबीस के चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड पे है। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी को पूरी तरीके से धार देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि गांव गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप, माननीयों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 24 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लग गई हैं।
जहां सपा लोकसभा चुनाव के पहले पीटीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने की तैयारी में है, तो वहीं अपनी धारदार रणनीति के दम पर विपक्ष को झटका देने में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ती। अपनी रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारकर बीजेपी सभी को चौंका देती है। ऐसा ही एक और खाका बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बीजेपी एक ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करने जा रही है। वेस्ट यूपी के जिला पंचायत सदस्यों की ट्रेनिंग 5 और 6 अगस्त को गाजियाबाद में होगी। वेस्ट यूपी के ट्रेनिंग सेशन में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन भी ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। ये सभी शीर्ष नेता संगठन की जानकारी देंगे और ट्रेनिंग कैंप में रणनीति पर मंथन करेंगे। बीजेपी स्थानीय निकाय और पंचायतों तक पहुंचने की तैयारी में है। यूपी में मिशन 80 का टारगेट भेदने के लिए प्रदेश के बीजेपी समर्थित 67 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष हरियाणा की धरती पर चुनावी टिप्स लेंगे। इसके लिए 7 और 8 अगस्त को हरियाणा के सूरजकुंड में 6 सेशन की ट्रेनिंग चलेंगी। बीजेपी नेता उनको रूरल वोटरों को साधने के टिप्स देंगे। ट्रेनिंग की ये कवायद ग्राम पंचायत स्तर तक की जाएगी। 2 दिन होने वाले 6 सेशन में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे। ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि गांव-गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेंड कर सीधे तौर पर लोगों से जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी यूपी में मिशन 80 का टारगेट भेदने के लिए हर स्तर के लोगों को जोड़ने से गुरेज नहीं कर रही है। पार्टी थिंक टैंक का मानना है कि शहरी क्षेत्र में पार्टी शुरुआती दौर से मजबूत मानी जाती है। देहात क्षेत्र में भी 2024 के बाद विस्तार हुआ है और बीजेपी के समर्थन का दायरा बढ़ा है। बीजेपी के इस प्लान के पीछे कारण भी है। दरअसल 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को करारा झटका लगा था। खासकर वेस्ट यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की कमजोरी के कारण सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर लोकसभा सीट हार गई थी। इस बार बीजेपी इन सीटों पर खास रणनीति के साथ चुनावी तैयारी कर रही है। बीजेपी 2014 में यूपी में 71 लोकसभा सीट जीत चुकी है। वेस्ट यूपी की सारी सीट इनमें शामिल है। जिन सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था वो ज्यादातर वेस्ट यूपी की थी। 20 अगस्त के बाद लखनऊ में मेयर और नगरपालिका अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी 17 नगर निगम में बीजेपी के मेयर हैं। 200 नगर पालिकाओं में से 120 चेयरमैन बीजेपी के हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ते में नगर पालिका पार्षदों की ट्रेनिंग प्रस्तावित है। सितंबर में नगर पंचायत अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग कराने का प्रोग्राम है। यूपी के 202 नगर पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने इस रणनीति और ट्रेनिंग कैंप के दम पर पंचायतों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो शहरी क्षेत्र में तो वो मजबूत हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी दावेदारी को और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर आगरा से है, जहां पर हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में हिंदूवादियों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। यहां पर बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। अमेठी में भी मेवात में हुए दंगों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित पत्र सौंपा। डीएम कार्यालय के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा, मेवात में हो रही घटनाओं से हिंदू समाज दुखी है।
शामली जनपद में देर रात एआरटीओ को गाड़ी में अज्ञात लोगों द्वारा जीपीआरएस डिवाइस लगा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एआरटीओ ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जनपद के एआरटीओ की गाड़ी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी चालक बाबूराम चलाता है। बताया जा रहा है कि देर रात वह अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी करके सोया हुआ था और इसी दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर स्विफ्ट गाड़ी में सवार 2 अज्ञात लोगों ने आरटीओ की गाड़ी में जीपीआरएस डिवाइस लगा दी। एक सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आज संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति एक गाड़ी से उतरता है, स्विफ्ट नाम की गाड़ी थी, और उसमें से मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा के चलता बना बस। उसकी संज्ञान लिया मैंने और कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये थोड़ा सा प्राइवेसी को हर्ट करने वाली चीज़ थी, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये सब मेरी प्राइवेसी लीक होती। और दूसरी बात, जो लोकेशन देते हैं, मुझे लगता है उन्हीं का काम है जो मेरी गाड़ी को ट्रेस करते हैं कहाँ जा रही है, ताकि मैं ओवरलोड को ना रोक पाऊँ। मैं ये नहीं जानता कौन इसके पीछे है कौन नहीं है, जो तो पुलिस जानकारी बताएगी। मैं तो अपनी सूचना जीपीएस जो लगा था वो भी पुलिस के हवाले कर दिया है और अपनी जो सूचना थी वो दे दी है। जो भी पुलिस का कार्रवाई करेगी। खबर कुशीनगर से है। प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने फजील नगर सीएचसी का निरीक्षण किया। मंत्री ने ओपीडी, दवा काउंटर और वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। अस्पताल में भर्ती मरीजों को फलाहार भी वितरण किया। अस्पताल के स्टॉक रूम में दवाओं का स्टॉक का सत्यापन भी किया। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया। फाजिल नगर नगर पंचायत परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।